अभी मोदी जी की ब्रिक्स मीटिंग समाप्त हुई है और वहां पे भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। अच्छी बात है, ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स उतना प्रभावशाली नहीं रहा। ट्रम्प तो ये भी कहते हैं कि ब्रिक्स इज डेड। कुछ सालों पहले तक ऐसा लग रहा था कि ब्रिक्स को लेके वेस्टर्न नेशन में एक डर है कि ये लोग कहीं अपनी करेंसी ना बना लें, कहीं ये लोग कुछ ऐसा ना कर दे जिससे जो पूरा जियोपॉलिटिकल बैलेंस है वर्ल्ड का वो बिगड़ जाए। लेकिन 2025 में ब्रिक्स की हालत बहुत अलग है। ब्रिक्स अब 5 देशों का नहीं बल्कि 11 देशों का एक ग्रुप बन चुका है। लेकिन इन 11 देशों का कोई भी एक सिंगल आइडियोलॉजिकल विजन नहीं है, कोई एक सिंगल जियोपॉलिटिकल गोल नहीं है, जिसकी वजह से ब्रिक्स में बहुत ज्यादा खिचड़ी सी पक रही है। कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ब्रिक्स में अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिक्स अब खत्म हो चुका है? क्या इंडिया को ब्रिक्स को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए? क्या ये ग्रुप वेस्ट को टक्कर देगा या आपसी लड़ाई में ही बिखर जाएगा? इस वीडियो में आज हम ब्रिक्स को डिकोड करेंगे, उसके इतिहास से लेके आज के कंफ्यूजन तक सारी बातें बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्रिक्स आज भी इंडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया को आज ब्रिक्स से क्या मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ब्रिक्स 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। हालांकि ये ग्रुप अब और एक्सपैंड हो चुका है और 11 कंट्रीज का ग्रुप बन चुका है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये ब्रिक्स कंट्रीज का कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ था? शायद आपको जान के हैरानी होगी कि ये ब्रिक्स कंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिक्स कंट्रीज से नहीं आया था। और पहले इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी शामिल नहीं था और इस ग्रुप को सिर्फ ब्रिक कहा जाता था। और ये कॉन्सेप्ट गोल्डमैन सैक्स के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिम ओनील ने 2001 में दिया था। उनका ये कहना था कि ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो 2050 तक एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं। फिर इन देशों को जब लगा कि हम लोग अगर साथ में कोऑपरेट करके चलते हैं तो हम लोगों को खुद डेवलपमेंट में बहुत आसानी होगी। तो 2006 में ब्रिक कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर की सबसे पहली बार मीटिंग होती है और 2009 में ब्रिक कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर पहली मीटिंग होती है। तो ब्रिक्स के पीछे का आइडिया ये था कि वेस्ट के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इस पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो जाए और इसके लिए ब्रिक्स नेशन ने अपने फंड्स और अपने बैंक भी बनाए हैं। इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज ये चाहते थे कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनका एक यूनाइटेड फ्रंट हो जो पूरी दुनिया के सामने डेवलपिंग नेशंस को रिप्रेजेंट करे। इसी के साथ ट्रेड और डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन भी इन सारे कंट्रीज के बीच में बढ़े। और अब ब्रिक्स जो है वो 11 कंट्रीज का ग्रुप बन चुका है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान, ये सारे अभी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। दिखने में बहुत शानदार लगता है ना? लगता है कि ये सारी कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाए, डेवलपिंग नेशंस का एक फ्रंट बन जाए, तो G7 और नेटो जैसे जो अलायंसेज हैं, जो सबसे सक्सेसफुल अलायंसेज माने जाते हैं, उनको भी ये ब्रिक्स टक्कर दे सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है और कभी कभी ब्रिक्स एज अ ग्रुप एक बहुत ही कंफ्यूज्ड ग्रुप बन के सामने आता है। ऐसा क्यों होता है? ब्रिक्स की क्या फिलॉसफी है और उनके सामने अभी क्या चैलेंजेस हैं? आइए इसको समझते हैं। इससे पहले कि हम लोग ब्रिक्स के इंटरनल मामले के बारे में बातचीत करें, हम एक बार जान लेते हैं कि ब्रिक्स में ऐसा है क्या कि इतने सारे कंट्रीज इसको एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स अभी दुनिया की 27% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि G20 और G7 के बाद तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा ब्लॉक है ब्रिक्स का, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से थोड़ा मुक्त है। और जब आप ब्रिक्स का पार्ट बन जाते हैं तो आपको चाइना और इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमीज के साथ एक पार्टनरशिप करने का मौका भी मिल जाता है। इसके अलावा ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है जिसका नाम ब्रिक्स बैंक हुआ करता था, जिसमें कि ब्रिक्स कंट्रीज अपने डेवलपमेंट के लिए लोन्स ले सकते थे। अब इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया है, जिसमें से कि नॉन ब्रिक्स मेंबर भी इस बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ब्रिक्स मेंबर हैं तो ऑफ कोर्स आपको इन लोन्स को सैंक्शन करवाने में ज्यादा आसानी होगी। इसका मकसद क्लियर है कि हमें IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का एक ऑल्टरनेटिव बनाना है। हम लोग सारे कंट्रीज की मंशाओं को एक बार देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री किस चीज के लिए ब्रिक्स से जुड़ना चाहती है। सबसे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया और UAE से स्टार्ट करते हैं। वो दोनों तो ऑलरेडी एक बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही रिच कंट्रीज हैं, तो फिर उनको क्या जरूरत है कि वो ब्रिक्स कंट्रीज को ज्वाइन करें? उन्हें कौन से लोन की जरूरत है? तो भैया बात यह है कि सऊदी अरेबिया और UAE देख रहे हैं कि ब्रिक्स के माध्यम से हम लोग इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो और भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये दोनों कंट्रीज ये भी देख रही हैं कि पेट्रो डॉलर अब धीरे धीरे अपने एंड की तरफ आ रहा है। इसके लिए भी वो अपने लिए एक सेफ्टी नेट बना रही हैं ब्रिक्स का पार्ट बन के। अब ये पेट्रो डॉलर क्या है ये तो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा 2 मिनट आपको सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत मजा आएगा। देखिए, कोई भी करेंसी होती है ना, वो एट द एंड एक कागज का टुकड़ा ही है। उसमें वैल्यू कहाँ से आती है? उसमें वैल्यू इसलिए आती है क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए, जो आपके पास 100 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू गोल्ड से बैक्ड होती है। तो अगर आइडियल कंडीशंस में देखा जाए तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप उस 100 रुपए को लेके अगर आप सेंट्रल बैंक में जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के केस में देखा जाए तो आपको 100 रुपए के वैल्यू की गोल्ड मिलनी चाहिए। तो ये है प्रॉपर एक करेंसी का सिस्टम
कि उस पेपर की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो पेपर जो है किसी एक वैल्यूएबल एसेट से बैक्ड होता है, इसके वजह से उस पेपर की वैल्यू हो जाती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब पेट्रो डॉलर को आप अच्छे से समझिए, और ये समझने के लिए हम लोगों को 1929 में जाना पड़ेगा, जब यूएस में आया था ग्रेट डिप्रेशन, जहां यूएसए की स्टॉक मार्केट 30% तक गिर जाती है और वहाँ के बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वहाँ के सरकार के पास भी पैसों की बहुत सी कमी हो जाती है। तो 1933 में यूएसए की सरकार एक नियम लाती है कि यूएसए की जो जनता है, यूएसए के जो सिटीजन्स हैं, उनके पास सोना अपने घर पे रखना इलीगल हो गया। तो 1933 से ही यूएसए की जितनी भी जनता थी उन सब ने अपने गोल्ड सरकार को बेच दिए। इससे क्या हुआ कि यूएसए के पास गोल्ड रिजर्व्स बढ़ गया और उस समय यूएस जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करता था, यानी कि जो डॉलर्स थे, यूएस डॉलर्स थे, उसमें गोल्ड की बैकिंग थी। और अगर आप यूएस डॉलर्स को वहाँ के फेडरल रिजर्व बैंक में लेके जाते अगर उस टाइम 1930s के टाइम पे, तो आपको गोल्ड मिलता। लेकिन अब क्योंकि सरकार के पास गोल्ड की कमी थी, डिप्रेशन था, उन्हें और पैसे छापने थे, लेकिन पैसे तब तो छापेंगे जब उनके पास उतने वैल्यू का गोल्ड ही होगा, वरना उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है और अगर आपने उसको एक नोट पे बैक कर दिया तो उस एक नोट की वैल्यू उस 100 ग्राम गोल्ड की वैल्यू जितनी होगी। लेकिन अगर आपके पास वही 100 ग्राम गोल्ड है और आपने 10 नोट्स छाप दिए उस गोल्ड की वैल्यू को लेके, तो फिर वो 10 नोट्स की वैल्यू उतने गोल्ड के बराबर होगी। तो अगर आपको और ज़्यादा पैसे छापने हैं और अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो जितने आप पैसे छापेंगे आपको उतनी ही गोल्ड की जरूरत पड़ेगी अपने रिजर्व्स में रखने के लिए। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आता है तो यूएसए की सरकार यही सोल्यूशन निकालती है कि हम अपनी जनता का सारा गोल्ड अपने पास रख लेते हैं। और इससे क्या हुआ कि यूएसए के गोल्ड रिजर्व्स बहुत भारी मात्रा में बढ़ गए। फिर 1939 में शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 और जैसा कि आप सबको पता है कि यूएसए शुरू में इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो पूरे दुनिया को गुड्स सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है और इसके बदले वो बाकी सारी कंट्रीज से लेता है गोल्ड। और इससे यूएसए को इतना फायदा होता है कि 1945 तक यूएसए के पास पूरी दुनिया के 55% गोल्ड रिजर्व्स और 1947 तक पूरे दुनिया के 70% गोल्ड रिजर्व्स सिर्फ यूएसए के पास रहते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि यूएसए के पास पूरी दुनिया का 50% से ज्यादा गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है और बाकी सारी कंट्रीज के पास कुछ भी नहीं है गोल्ड रिजर्व के नाम पे। तो वो लोग अपनी करेंसी कैसे छापेंगे जब वो लोग किसी वैल्यूएबल मटेरियल के ऊपर अपनी करेंसी को बैक ही नहीं कर पाएंगे? जब उनके पास गोल्ड ही नहीं है तो बाकी सारी कंट्रीज अपनी करेंसी कैसे छापेंगी? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 1944 के एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में निकलता है। 1944 तक भी यूएसए के पास अच्छे खासे गोल्ड रिजर्व्स जमा हो गए थे, तो वो सारे उस समय के मेजर नेशंस को मीटिंग में बुलाते हैं यूएस वाले और एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि हम अपना जो करेंसी छापेंगे, जो हम अपने यूएस डॉलर्स छापेंगे, वो हम लोग गोल्ड पे बैकिंग करके छापेंगे। यानी कि जितने हमारे पास गोल्ड है हम उस हिसाब से अपने यूएस डॉलर्स छापेंगे और आप अपने पास यूएस डॉलर्स रखिए रिजर्व करेंसी के रूप में और फिर आप यूएस डॉलर की बैकिंग लेके आप अपनी करेंसी छापिए और आप जितने भी ट्रेड कीजिए वो यूएस डॉलर्स में कीजिए। और उससे क्या हुआ कि जिन देशों के पास गोल्ड नहीं था वो इस एग्रीमेंट के लिए मान जाते हैं, वो यूएस डॉलर को अपनी रिजर्व करेंसी बनाते हैं और यूएस डॉलर की उस समय जो वैल्यू थी उसके हिसाब से अपनी करेंसी वो छापते हैं। ये मामला कुछ सालों तक चलता है, लेकिन 1970s में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यूएसए के पास भी गोल्ड की कमी होने लगती है, क्योंकि उन्हें जितने पैसे छापने हैं उतना गोल्ड उनके पास रहता नहीं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर आपके पास लिमिटेड गोल्ड है और अगर आप पैसे छापते जा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास एक नोट है तो उसकी वैल्यू भी 100 ग्राम गोल्ड के बराबर ही होगी और आपके पास अगर 10 नोट भी हो गए लेकिन आपके पास सोना वही 100 ग्राम है तो उस 10 नोट की वैल्यू फिर उस 100 ग्राम सोने के बराबर होगी। अगर आपको नोट छापने हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी की वैल्यू भी ना गिरे, तो आप जितनी मात्रा में करेंसी को छाप रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको अपने गोल्ड रिजर्व्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। और यही प्रॉब्लम यूएसए के साथ हो गई कि 1970s के दौर में जितने पैसे यूएसए को छापने थे उतनी सप्लाई नहीं हो रही थी गोल्ड की। और यहीं पे 1973 में होता है चौथा अरब इजरायली वॉर और उसमें अरब नेशंस क्या करते हैं कि इस वॉर में जितने भी देश थे जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे उन सबको ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। इसको 1973 का ऑयल एम्बार्गो भी बोला जाता है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात भी की है। अक्टूबर 1973 में एम्बार्गो हटता है और फिर यूएसए सऊदी अरेबिया और बाकी अरब नेशन से एक डील फाइनल करता है कि जितने भी पूरी दुनिया में ऑयल बिकेगा वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में बिकेगा और जितने भी अरेबियन कंट्रीज है वो सिर्फ यूएस डॉलर्स में अपना पेट्रोलियम बेचेगी। और पेट्रोलियम तो पूरी दुनिया को चाहिए, तो इसके कारण क्या हो गया कि पूरी दुनिया के लिए यूएस डॉलर्स अपने पास रखना एक मजबूरी बन गई। अब यहाँ पे हो गया डिमांड और सप्लाई का गेम। यूएस डॉलर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि हर नेशन को यूएस डॉलर चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर से ही वो पेट्रोलियम खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यूएस डॉलर्स की वैल्यू बनी रही। अब क्योंकि तेल की सप्लाई बढ़ती जा रही है तो अब यूएस क्या है कि कितने भी पैसे छाप सकता है, क्योंकि जितने वो पैसे छापेगा उतना ऑयल भी पंप हो रहा है बार बार। तो इससे क्या है कि यूएस डॉलर्स की जो वैल्यू है उसमें गिरावट नहीं हो रही है और इसी को बोलते हैं दोस्तों पेट्रो डॉलर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि पेट्रो डॉलर का महत्व तब तक ही रहेगा
जब तक पेट्रोलियम है। और अब अरेबियन कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई ये समझ रहे हैं कि उनके पास पेट्रोलियम की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है और ये पेट्रोलियम कभी भी खत्म हो सकता है। और यही मैं आपको समझा रहा था दोस्तों कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश ये देख पा रहे हैं कि पेट्रो डॉलर का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि एक तो पेट्रोलियम भी खत्म हो रहा है और दूसरी बात यह कि पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रही है। तो अपने फ्यूचर को संरक्षित करने के लिए और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखकर सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ईरान की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान के ऊपर कितने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण, कि वो किसी भी देश के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। अगर आपको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके सैंक्शंस के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ब्रिक्स को ज्वाइन करना ईरान के लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के समान होगा और ईरान ये कोशिश करेगा कि वो ब्रिक्स कंट्रीज से अपना ट्रेड बढ़ाए। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के लिए भी ईरान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को बाईपास करके आपको सेंट्रल एशिया में ट्रेड करना है तो ईरान उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लेयर बन के सामने आता है। और ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसको लेकर भी इंडिया ने काफी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है ईरान में। तो ईरान बेसिकली अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए ब्रिक्स में ज्वाइन हुआ है। अब इजिप्ट और इथियोपिया जैसे देशों की बात कर लेते हैं। इनके पास एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इनकी इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर सकती है, लेकिन इसके लिए इन्हें चाहिए पैसे। और आईएमएफ से तो इन्हें लोन मिला है, लेकिन जब आईएमएफ किसी भी कंट्री को लोन देता है तो वो पैसा तो देता है, लेकिन साथ में इस चीज पे भी पूरा कंट्रोल रखता है कि आप उस पैसे को खर्च कैसे कर रहे हैं। इसको एक तरीके से आप इकोनॉमिक स्लेवरी की तरह मान सकते हैं। और ऑफ कोर्स इथियोपिया और इजिप्ट जैसे देश चाहेंगे कि वो थोड़ा सा खुलकर अपने पैसे को खर्च कर पाए। इसीलिए जो ब्रिक्स कंट्री का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये इनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बन के सामने आता है कि वो उनसे अगर पैसे लें और अपने डेवलपमेंट में थोड़ा अपने हिसाब से खर्च कर पाए, तो वो मुझे लग रहा है कि इजिप्ट और इथियोपिया के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर बन के सामने आता है। और साथ ही साथ अगर वो ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं तो इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज जो भी अफ्रीकन रीजन में अपना वर्चस्व जमाने के लिए लड़ रहे हैं, उनसे काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी वो अट्रैक्ट करवा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया अपनी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो किसी भी एक ब्लॉक में फंस के ना रह जाए, किसी भी देश का पपेट ना बन पाए। तो यूएस के साथ तो इंडोनेशिया के अच्छे संबंध हैं ही, लेकिन फिर भी उसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है क्योंकि वो चाहता है कि वो दोनों तरफ से खेले, जैसे कि इंडिया करता है अक्सर। और साथ ही साथ इंडोनेशिया का ये भी एम्बिशन है कि वो साउथ एशिया में एक लीडर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए। और न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के जो लोन्स हैं वो तो उनके लिए अट्रैक्टिव है ही। तो ये सारे रीजंस हैं कि इंडोनेशिया भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है और इनफैक्ट ये सारे कंट्रीज ने ज्वाइन कर भी लिया है ब्रिक्स को। तो ये तो मैंने कर दी सबकी इंटरेस्ट की बात, और ब्रिक्स कैसे इन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी तक तो आपको सब कुछ हंकी डोरी लग रहा होगा कि भाई ब्रिक्स कितना पावरफुल ग्रुप बन के सामने आ रहा है, ये तो G7 और नेटो जैसे अलायंसेस को टक्कर दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिक्स आज के समय बहुत से चैलेंजेस से गुजर रहा है। वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ा एक सवाल फेस कर रहा है कि क्या हमने ब्रिक्स में जरूरत से ज्यादा लोगों को तो मेंबरशिप नहीं दे दी, कहीं ढेर सारे बावर्ची मिलकर इस डिश को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देंगे। तो ब्रिक्स की आखिर प्रॉब्लम क्या है, आइए वो भी समझते हैं। ब्रिक्स के भी जितने भी लोग हैं उनका जियोपॉलिटिकल विजन और उनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। और ब्रिक्स के भी 11 मेंबर्स हैं और कहानी ऐसी है कि पूरे ग्रुप में अभी फूट पड़ी हुई है। आइए आपको एक एक केस समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग ब्रिक्स के कोर मेंबर्स की बात स्टार्ट करें तो पहले हम लोग ब्राजील से स्टार्ट करते हैं। ब्राजील पहले से ही इस ब्रिक्स के एक्सपेंशन के खिलाफ था, क्योंकि उसे ये डर था कि जब ब्रिक्स के और मेंबर्स आ जाएंगे तो उसमें ब्राजील का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्राजील का रवैया यही दिखाता है कि वो ब्रिक्स को लेकर थोड़ा सा नर्वस है। अब ब्राजील से हटके हम लोग रशिया पे आते हैं। तो रशिया ने जब से यूक्रेन पे अपना आक्रमण स्टार्ट किया है तब से पूरे दुनिया ने उसको बैन कर दिया है। यूएस ने उसको कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और इन सभी के कारण रशिया थोड़ा सा चाइना के भी करीब आ चुका है, क्योंकि चाइना इस समय रशिया को खूब सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी रशिया का एक इंटरनल इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट लीक होता है जहां पे रशिया चाइना को अपना सबसे बड़ा एनिमी बताता है। यानी कि अभी जरूरत के समय जरूर रशिया थोड़ा सा चाइना से हेल्प ले रहा है, बट रशिया चाइना पे भरोसा नहीं करता। अब आते हैं ब्रिक्स की सबसे बड़ी राइवलरी पे, यानी कि इंडिया और चाइना की राइवलरी। और चाइना हमेशा से इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है। 2020 में जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, जहां पे हिंदुस्तानी और चाइनीज सेना आपस में भिड़ गई थी, वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। इसी के साथ चाइना पाकिस्तान को भी सपोर्ट देता है ताकि इंडिया को कंट्रोल में रख सके। अभी जब दलाई लामा ने ये अनाउंस किया कि जो उनका अगला सक्सेसर होगा, यानी कि जो अगला दलाई लामा होगा, वो चाइना में पैदा नहीं होगा, वो चाइना के बाहर पैदा होगा, तो इससे चाइना बौखला गया है। उसको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है ये स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि चाइना चाहता था कि अगला जो सक्सेसर है दलाई लामा का, जो अगला दलाई लामा है, वो चाइना अपनी तरफ से चुने, ताकि उसका तिब्बत रीजन पे कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो चाइना क्यों तिब्बत पे कंट्रोल करना चाहता है, और अगला दलाई लामा अगर चाइनीज हो तो उससे चाइनीज का क्या फायदा होगा,
ये अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा चाइना साउथ एशिया में तो अपनी पकड़ मजबूत करना ही चाहता है और ब्रिक्स में भी अपना इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसलिए चाइना हमेशा ऐसे ऐसे कंट्रीज को पुश करता है ब्रिक्स में ऐड करने के लिए जो कि उसका भक्त बन के रहे। जैसे बोलीविया हो गया, चाइना चाहता है कि बोलीविया भी ब्रिक्स का पार्ट बन जाए, लेकिन बोलीविया अभी एक इकोनॉमिक कोलैप्स से गुजर रहा है और वो डॉलर को कम यूज कर रहा है और इसी के साथ साथ उसने चाइनीज युआन को भी अपने रिजर्व में रखना स्टार्ट कर दिया है और चाइना से उसके जितने भी ट्रेड होते हैं वो डॉलर में नहीं करता बल्कि चाइनीज युआन में करता है। और अगर बोलीविया ब्रिक्स में आ जाता है तो ऐसा समझ लीजिए कि चाइना की दो पार्टीज एक ग्रुप में रहेंगी। तो चाइना ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस करके और अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठा के ब्रिक्स में और इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है और इंडिया को ऑफ कोर्स इससे बहुत प्रॉब्लम है और इंडिया हमेशा चाइना के इन मूव्स को ब्लॉक करता रहता है। ये तो हो गई पुराने मेंबर्स की बात। अब अगर हम लोग न्यू मेंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इजिप्ट और इथियोपिया को ले लेते हैं। इन दोनों ही देशों के बीच में नील नदी को लेकर बहुत लड़ाइयां होती रहती हैं। और सऊदी अरेबिया और यूएई की बात करें तो इन दोनों को तो ईरान एकदम फूटी आंख नहीं सुहाता है। अब इसके भी दो तीन कारण है। पहला ये कि ईरान अरेबियन पेनिनसुला के एक देश यमन में हूती रिबेल नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है जो कि पूरे अरेबियन पेनिनसुला को बहुत अनस्टेबल करके रख देता है। और दूसरा रीजन ये है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया जो देश हैं वो सुन्नी मुसलमान के देश हैं और ईरान एक शिया मेजॉरिटी देश है। तो ईरान ये चाहता है कि सारे कंट्रीज में शिया मुसलमानों की डोमिनेंस आ जाए जिससे कि ईरान की पावर पूरे क्षेत्र में बढ़ जाए। और इसी के साथ सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश जो अरब देश हैं वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए और आप सभी को पता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कितना तेजी से काम कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और आप ये समझिए कि ये सारे देश ब्रिक्स का पार्ट भी हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि अगर आप ब्रिक्स की वेबसाइट को देखेंगे, अभी ब्रिक्स जो ब्राजील में होने वाला है उसकी जो वेबसाइट बनी है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ब्रिक्स प्लस कंट्रीज में सऊदी अरेबिया का नाम दिखेगा। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने अभी भी ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया है। अब आप इसे G7 से कंपेयर कीजिए। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था तो सारी G7 कंट्रीज ने मिलकर एक स्टैंड लिया था और उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया था। और अभी आप जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया उस अटैक को देखिए, रशिया के अलावा और ऐसा कोई देश नहीं था जिसने इस हमले की कड़ी निंदा की हो। बाकी सारे देश जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो बस यही कह रही थी कि जल्दी से जल्दी शांति हो जानी चाहिए। कोई भी इजराइल की निंदा नहीं कर पा रहा था, सिर्फ रशिया था जो इजराइल की निंदा किया था। लेकिन रशिया से ईरान को और भी ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद थी। इसके अलावा रशिया, चाइना और ब्राजील यूएस डॉलर की सत्ता को तोड़ने के लिए एक ब्रिक्स करेंसी लाना चाहते हैं जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड करें। लेकिन इंडिया इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इंडिया एक तरफ जहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ एक अच्छे संबंध रखना चाहता है, रशिया के साथ एक अच्छे संबंध रखना चाहता है, वो यूएस के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहता है। और अगर हम दोनों ही देशों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग यूएस डॉलर की हेजेमनी पे, यूएस डॉलर की सत्ता पे बिल्कुल भी कुछ भी आंच ना आने दें। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग सीधा सीधा यूएसए के विरोध में खड़े हुए दिखेंगे। तो इस कारण से जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो कभी भी किसी एक डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि सबके अपने अलग अलग गोल्स हैं, सबके अपने अलग अलग विजन है, सबका अपना अलग अलग आइडियोलॉजी है। इसे कहते हैं कंफ्यूज कोलिशन, जिसका विजन तो है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन के आएगा लेकिन उस ग्रुप में ही नॉर्थ साउथ चल रहा है। तो ऐसे में ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप नहीं बल्कि 11 देशों की भीड़ की तरह लग रहा है। तो ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या उसको ब्रिक्स से पीछे हट जाना चाहिए या फिर ब्रिक्स की इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन भी है? आइए जानते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत एक बहुत बड़े सपने के साथ हुई थी, वेस्ट के डोमिनेशन को तोड़ने का सपना। लेकिन आज ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप बनकर रह गया है जहां पे हमें उतनी यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है जितनी एक ब्लॉक में होनी चाहिए। जैसे कि G7 या नेटो में जितनी यूनिटी है उतनी यूनिटी अभी ब्रिक्स में हमें नहीं देखने को मिल रही है। और आज के समय जब ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और दुनिया बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल बदलावों से गुजर रही है, ऐसे में इंडिया को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखे और अपने प्रायोरिटीज पे फोकस करे। पीएम मोदी का ब्रिक्स जाना और उसी समय एस जयशंकर का क्वाड में जाना ये दिखाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर कितना कमिटेड है। जिन लोगों को क्वाड नहीं पता वो मैं बता दूं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्रुप है जिसका नाम क्वाड है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स जिसे एक एंटी अमेरिका ब्लॉक बोला जाता है, इंडिया उसमें भी जा रहा है और उसी समय क्वाड मीटिंग भी हो रही है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आइडियलिज्म पे बिलीव नहीं करती बल्कि रियलिज्म पे बिलीव करती है और जो चीजें रियलिस्टिकली पॉसिबल है, जो चीजें असली दुनिया में चल रही हैं, उसको लेके फोकस्ड
बेस्ड है। और ईरान पे हुए यूएस और इजराइल के हमले ने तो ब्रिक्स की थोड़ी सी पोल खोली दी है कि ना मॉस्को और ना ही बीजिंग और ना ही इंडिया ने कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया ईरान को, जैसा कि हमने देखा था कि G7 कंट्रीज ने यूक्रेन को दिया था। इनफैक्ट 2023 में अर्जेंटीना को भी ब्रिक्स ज्वाइन करने का इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। तो अर्जेंटीना का मना करना यह बताता है कि ब्रिक्स को हर कंट्री उतने रोमांटिक नजरिए से नहीं देखता है जितना कि रशिया और चाइना देखते हैं। और जहां तक बात करें हम लोग ब्रिक्स करेंसी की, तो वो तो अभी मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता है, स्पेशली जब ट्रम्प प्रेसिडेंट है यूएसए के, तो अभी कोई भी कंट्री या फिर कोई भी ब्लॉक अपनी एक करेंसी बनाने की सोच भी नहीं सकता। और अगर रशिया और चाइना बहुत ज्यादा ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात करे भी, तो इंडिया इस चीज के बारे में कभी नहीं मानेगा, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी बनाने का मतलब है यूएसए से दुश्मनी मोल लेना, और अभी इंडिया के लिए यूएसए से दुश्मनी मोल लेना बिल्कुल भी एक अच्छा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि इंडिया अभी ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के लिए यूएसए का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, इसका एक ऑल्टरनेटिव ये निकाला जा सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में एक दूसरे से लोकल करेंसीज में ट्रेड करें, जिससे कि डॉलर पर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन ट्रम्प अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, इसका कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता लोकल करेंसी में ट्रेड करने में भी ट्रम्प 500% टैरिफ लगा दे। अभी इस ब्रिक्स मीटिंग के बाद ट्रम्प ने कहा था कि अगर कोई भी ब्रिक्स कंट्री किसी भी तरीके का कोई एंटी अमेरिका लॉ या फिर कोई एंटी अमेरिका स्टेप उठाती है, तो उन कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगेगा एक्स्ट्रा। और अगर कोई भी कंट्री डी डॉलराइजेशन की बात करती है, अगर कोई भी कंट्री ग्लोबल ट्रेड से डॉलर के महत्व को कम करने की बात करती है, तो उस कंट्री पे 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। तो अभी भी लोकल करेंसी में भी ट्रेड करना अभी एक बहुत ही रिस्की मूव हो सकता है, और ये तो हमें देखना पड़ेगा कि सारी कंट्रीज मिलकर क्या फैसला लेती है। क्या वो ट्रम्प की इस धमकी से डरती है या फिर अपनी करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट करती है, ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। अब देखिए इंडिया के लिए यहाँ पे क्या है, सच्चाई यही है कि ब्रिक्स हो, क्वाड हो या फिर कोई तीसरा कोई मंच हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया को फोकस करना है अपने डेवलपमेंट पे, अपने इंटरेस्ट पे। इंडिया को अभी फोकस करना चाहिए कि कैसे यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सकता है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो एशियन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे इंडिया अपनी लीडरशिप कैसे सीमेंट कर सकता है। क्योंकि ग्लोबल स्टेज पर सपना तो बहुत देखते हैं, लेकिन लंबी रेस वही जीतता है जो कि पहले अपने घर की टीम मजबूत करता है। और अभी इंडिया का एससीओ ग्रुप के समिट का एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन ना करना, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और पावर मूव था, और ये इंडिया को करना चाहिए कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा डिफाइन रखना चाहिए और हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ही काम करना चाहिए। और अभी इंडिया वही कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया अभी जो कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, अभी उसको वही कंटिन्यू रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे ही पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स का विश्लेषण देखने में अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल हाइपर हंट को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।